में होगा। और सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीन लिंकेज क्या होती है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये कौन कंट्रोल करता है, इनको जीन्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि इनको जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये जीन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड होती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास सिर्फ जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं, या फिर 23 पेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और दूसरी साइड पे हम ये भी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम क्योंकि लिमिटेड हैं, जबकि जीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम लिमिटेड होने की वजह से एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद होंगे, वो तमाम जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक में होते हैं, और इसको हम लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें जो है वो जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, इसको लिंकेज कहा जाता है। जीन लिंकेज जो होती है ये एक फिजिकल रिलेशन होता है जीन्स के दरमियान में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब रहते हैं। A chromosome carries its linked genes and block in form of linkage group। तो क्रोमोसोम जो होता है इसके ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद होते हैं वो सारे जब इकट्ठे किए जाते हैं तो ये एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एन ब्लॉक, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल टुगेदर। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो हमारे पास क्रोमोसोमल अरे है, इसको अगर हम देखें तो ये 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होंगे, ये 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये जो 23 पेयर्स होते हैं इनके ऊपर ही तमाम जीन्स मौजूद होते हैं। तो ये लिंकेज ग्रुप जो हैं या जो जीन लिंकेज है ये किस तरीके से काम करती है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है। और अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास मुख्तलिफ जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो जीन है ये कलर ब्लाइंडनेस का है। इसी तरह से ये जो हमारे पास एलील्स मौजूद हैं ये किस जीन की हैं, ये हीमोफीलिया की हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जीन मौजूद है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये गाउट का है। और ये हमारे पास जो जीन है ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ओक्यूलर अल्बिनिज्म का है। ये तमाम जो डिजीज़ हैं इनकी जीन्स जो हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी एक एलील जो है वो एक सिस्टर क्रोमेटिड पे है, जबकि दूसरी एलील दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड पे मौजूद है। तो ये हमारे पास जो तमाम करेक्टर्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट, ओकुलर अल्बिनिज्म या फिर हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये जो तमाम डिजीज़ हैं इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और क्रोमोसोम को कंसिडर करें, और ये हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, तो इसके ऊपर भी डिफरेंट अलील्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो जीन है ये सिकल सेल एनीमिया का है। इसी तरह से ये जीन्स जो हैं ये ल्यूकीमिया के हैं, जबकि ये जीन जो है ये
अल्बिनिज्म का है। तो ये तमाम डिजीज़ जो हैं इनके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद हैं ये तमाम आपस में एक ग्रुप बना रहे होते हैं जिसको हम लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि ह्यूमंस के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप मौजूद होते हैं, तो क्योंकि हमारे पास 23 पेयर्स मौजूद हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप जो हैं वो मौजूद होते हैं। और जैसा कि हम मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो दो ऐसे जीन्स जिनका आपस में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा कम हो, वो मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जबकि ऐसे दो जीन्स जिनका आपस में फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें सिकल सेल एनीमिया और ल्यूकीमिया के दरमियान में फासला क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, तो ये मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते। इनका फासला इतना ज़्यादा कम है कि ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं। जबकि ल्यूकीमिया या अल्बिनिज्म की बात की जाए तो क्योंकि इनका आपसी फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आसानी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर जीन्स का आपसी फासला कम होगा तो इसकी वजह से जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं और इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशंस आती हैं, इनकी भी कमी हो जाएगी। ये इसको क्या कर देंगे, अगर फासला कम होगा तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें ही मिनिमाइज हो जाएंगी। तो यहाँ तक जो है हमारा जीन लिंकेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो है ये क्या होती है, लिंक जीन्स जो होते हैं इनको सेपरेट किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर की मदद से। और जैसा कि हमने देखा है कि जीन्स जो हैं उनका जितना आपसी फासला कम होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और उनको अलग करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमोसोम मौजूद हैं और इनकी अगर हम अलील्स जो हैं उनको लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी है और ये भी कैपिटल ए और कैपिटल बी है। जबकि ऑपोजिट साइड पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं जो एक दूसरे के करीब हैं, और ब्लू क्रोमोसोम दोनों जो हैं ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और इसी तरह से जो रेड क्रोमोसोम्स हैं ये भी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जबकि जो ब्लू और रेड हैं ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हों लेकिन उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग करते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्याज़मेटा का नाम देते हैं। इस क्याज़मेटा की मदद से क्या होता है, इस क्याज़मेटा की फॉर्मेशन की वजह से जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अपने पोर्शंस को एक्सचेंज करते हैं, और इस एक्सचेंज की वजह से जो जीन्स हैं उनकी अलील्स एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं और इस तरीके से कुछ ऐसे नए कम्बिनेशंस बनते हैं जो पेरेंट्स के पास मौजूद नहीं होते, और इन कम्बिनेशंस को हम रिकम्बिनेंट कम्बिनेशंस का नाम देते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये कैपिटल ए कैपिटल बी है और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है, और दरमियान में जो हैं ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये 4 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर एक दूसरे के साथ क्याज़मेटा की फॉर्मेशन करते हैं और अपने पोर्शंस को एक्सचेंज करते हैं। और अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पोर्शंस को एक्सचेंज करने के रिजल्ट में अपनी अलील्स को चेंज किया है। यहाँ पे जो ब्लू है ये हम जानते हैं कैपिटल ए है और ये भी हमारे पास क्या है, कैपिटल बी है। जबकि ये भी कैपिटल ए है
और ये जो है रेड वाला पोर्शन, इसने अपने आप को एक्सचेंज किया है। नीचे जो स्मॉल बी था वो दूसरे क्रोमोसोम के पास चला गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, स्मॉल बी बन गया है। जबकि इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल ए है और ये यहाँ पे कैपिटल बी है, और इसी तरीके से ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अब अगर हम इस जगह पर देखें तो ये जो हमारे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी है, इनकी एक्सचेंज हो गई है। ऊपर वाला क्रोमोसोम जो है वो नीचे आ गया, और नीचे वाला जो जीन है क्रोमोसोम का जो थोड़ा सा पार्ट है वो कहाँ चला गया है, ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये जो एक्सचेंज हुई है इसके रिजल्ट में हमारे पास नया कॉम्बिनेशन बना है। जैसा कि अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, जबकि नीचे हम देखें तो ये हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल बी है। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल बी है, और नीचे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। यहाँ पर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये हम जानते हैं कि ये क्या है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद था। और स्मॉल ए और स्मॉल बी भी जो है ये क्या है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद था। जबकि ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, और ये जो है ये रिकम्बिनेंट फॉर्म्स हैं जो कि किसी भी पेरेंट के पास मौजूद नहीं थी। और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में बने हैं, इनको हम रिकम्बिनेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम थे ये सिर्फ दो तरह की एलील्स बना सकते थे, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी एलील बना सकते थे, और जो रेड वाले हैं वो सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी एलील बना सकते थे। जबकि क्रॉसिंग ओवर जब हुई और उसके रिजल्ट में जो तमाम क्रोमोसोम्स बने, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 टाइप के गैमेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, जिनमें 2 जो हैं वो पेरेंट्रल होंगे और 2 जो हैं वो रिकम्बिनेंट होंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये कैपिटल ए और कैपिटल बी है, जबकि इसी तरह से जो रेड वाला है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ये दोनों पेरेंट्रल टाइप हैं, ये दोनों जो हैं ये पेरेंट्रल कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट में आए हैं। जबकि ये जो है स्मॉल ए एंड कैपिटल बी और कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ये दोनों जो हैं ये पेरेंट्स के पास मौजूद नहीं थे, और ये क्या हैं, ये रिकम्बिनेंट हैं जो कि रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स का आपस में करीब आना और करीब आके अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना और क्वालिटीज़ को बदल लेना, इसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी होती है, ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और हर जानदार के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आती हैं जिनकी वजह से उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती है, और उस वेरिएशन की वजह से उस जानदार के बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।